थायराइड एक एंडोक्राइन ग्रंथि होती है जो हमारे गले के निचले हिस्से में पाई जाती है। ये एक बटरफ्लाई या तितली शेप का ऑर्गन रहता है जिसका जो कुछ थायराइड हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, प्राय T3 और T4, जिनका बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत आवश्यक है। अब आप जैसा सभी जानते होंगे कि कैंसर क्या होता है। किसी भी ग्रंथि या ऑर्गन में कई सारी कोशिकाओं से बनती होती हैं। ये कोशिकाएं आमतौर पे मल्टीप्लाई करते रहती हैं और कुछ नष्ट भी होते रहती हैं। इनका बनना और नष्ट होना बॉडी के कंट्रोल में रहता है। जब ये कंट्रोल हट जाता है और ये सिर्फ बनती ही रहती हैं और नष्ट नहीं होती हैं तो ये कैंसर का रूप ले लेती हैं। तो ऐसी प्रक्रिया अगर थायराइड ग्रंथि में हो रही है तो हम उसे थायराइड कैंसर के नाम से जानते हैं। थायराइड कैंसर कई प्रकार के हो सकते हैं। जो इसमें सबसे ज़्यादा आम है वो पैपिलरी थायराइड कार्सिनोमा के नाम से जाना जाता है। इसके दूसरे जो वैरायटीज़ हैं उसमें फॉलिकुलर थायराइड कार्सिनोमा, फिर मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा और एनाप्लास्टिक थायराइड कार्सिनोमा, ये 4 वैरायटी के कैंसर सबसे कॉमन पाए जाते हैं। ये जो विभिन्न प्रकार के कैंसर्स हैं थायराइड में, इनमें आपस में भी थोड़ा सा भिन्नताएं या अंतर रहते हैं। जैसे पैपिलरी थायराइड कार्सिनोमा, जैसे कि मैंने बोला, ये बहुत ही सबसे आम प्रकार का कैंसर है, लेकिन अगर इसका समय पे इलाज कर दिया जाए तो इसका आउटकम बहुत अच्छा रहता है। इसी स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पे जो हमारा एनाप्लास्टिक थायराइड कैंसर है, ये इतनी तेज़ी से फैलता हुआ कैंसर है कि कुछ हफ्तों या महीनों में ही ये बहुत विकराल रूप ले लेता है और अच्छे से अच्छे इलाज के बावजूद हम कभी कभी सक्सेस या ज़्यादा समय सक्सेस नहीं पाते हैं। तो ये पूरा कोई एक तरह का कैंसर नहीं, लेकिन अपने आप में एक पूरा स्पेक्ट्रम है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो आम कैंसर है, जो पैपिलरी थायराइड कैंसर जो बोला जाता है, ऑलमोस्ट 90% से भी ज़्यादा लोगों में ये इसी प्रकार का कैंसर पाया जाता है और ये बहुत धीरे धीरे बढ़ता है और इसका सही समय पे उचित इलाज हो जाए तो मरीज़ पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। अगर देखा जाए तो थायराइड कैंसर के कारण ज़्यादा इंडिविजुअल्स में हम तो पता नहीं लगा पाएंगे कि उनमें किस कारण से हो रहा है, लेकिन थियोरेटिकल पर्पस से जो जिन कारणों से कैंसर हो सकता है थायराइड, वो उसमें कुछ आनुवांशिक हो सकते हैं। जैसे कि अगर माता या पिता में हो या फैमिली में चल रहा हो तो कुछ ऐसे म्यूटेशंस उनके सेलुलर रहते हैं जो कि उन जीन्स की वजह से अगली पीढ़ी में भी होता ही होता है। तो इन मरीज़ों में भी आजकल इतना साइंस एडवांस हो चुका है कि बहुत सारे टेस्ट से हम पता लगा सकते हैं कुछ वैरायटीज़ के कैंसर, खासकर जैसे मेडुलरी थायराइड कैंसर्स के। तो इन कैंसर को डेवलप होने से पहले ही हम थायराइड निकाल सकते हैं और मरीज़ इन कैंसर से बच सकता है। दूसरा कारण होता है मेनली रेडिएशन, जैसे कि हम अत्यधिक एक्सरे, CT स्कैन का अगर एक्सपोजर हो रहा है, खासकर कम एज में या बच्चों में, तो आगे चल के अपने आप में ये एक कैंसर का रिस्क रहता है। बाकी कुछ जीवन शैली का भी इफेक्ट थायराइड कैंसर पे के इंसिडेंस में या प्रेवलेंस में पड़ सकता है, लेकिन ये क्या स्पेसिफिक जीवन शैली वो अभी पूरी तरीके से प्रूव नहीं हो सकता है। तो यही 3 या 4 मेन कारण थे जिनकी वजह से थायराइड कैंसर हो सकता है और अगर इनसे हम बच सकते हैं तो अपने आप को बचाना चाहिए। थायराइड की बीमारियों में 2 प्रकार के सिम्टम्स हो सकते हैं, या हार्मोन्स का ज़्यादा या कम बनना, और दूसरा होता है कि ये अगर आकार में बढ़ जाए, घेंगा का रूप ले ले, तब उसकी वजह से कुछ दिक्कतें पैदा होती हैं। तो थायराइड कैंसर में प्राय जो होता है, चूँकि ये घेंगा के रूप में प्रेजेंट करता है, तो सबसे पहले मरीज़ को अपने गले में एक गांठ सी दिखेगी या कुछ अंदर एक दिक्कत सी महसूस होगी, गले में कुछ एक तरह से नॉर्मल न फील करना, और ये जो गांठ रहती है ये समय के साथ बढ़ते जाती है। लेकिन जो थायराइड कैंसर भी होता है, आम कैंसरों की तरह ये नहीं कि हमेशा तेज़ी से बढ़ता है। जैसे पैपिलरी थायराइड कैंसर होता है, ये मूलतः देखा गया कि ज़्यादातर लोगों में बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। तो गांठ का बढ़ना अपने आप में कैंसर का लक्षण है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे थायराइड के कैंसर बहुत तेज़ी से बढ़ें। या घेंगा के साथ अगर मरीज़ की आवाज़ बदल रही है, निगलने में दिक्कत हो रही है या सांस फूल रही है, तो हम उसमें और सस्पिशन के साथ देखते हैं कि इसमें कैंसर हो सकता है और उसके लिए
जांचें करवाते हैं। और बहुत रेयरली थायराइड कैंसर में थायराइड हार्मोन्स की अधिकता भी हो सकती है, लेकिन ये बहुत ही रेयर सिनेरियो है। और इसमें लक्षण जैसे कि वजन कम होना, मरीज को भूख ज़्यादा लगना लेकिन वजन घटना, घबराहट, चिंता, परेशानी, थकान, नींद कम आना, ऐसे भी लक्षण पाए जा सकते हैं। कोई भी हॉस्पिटल में एक घेंगे के साथ आ रहा है या उनमें हम थायराइड कैंसर की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले उनमें एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं नेक का या गर्दन का। इसमें कितना बड़ा गांठ है, गांठ एक ही तरफ है थायराइड में कि दोनों तरफ है, या फिर कुछ उसमें अल्ट्रासाउंड पे कुछ ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं जिनको देखने पे हमें ये प्रतीत होता है कि इसमें कैंसर होने की संभावना ज़्यादा है। उसके बाद मरीज में एक जांच जो पैथोलॉजी में करवाई जाती है जिसको हम FNAC बोलते हैं या फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। उसमें एक पतली सी नीडल थायराइड में डाल के सैंपल लिया जाता है और फिर माइक्रोस्कोप में जो सेल्स रहते हैं उनके आर्किटेक्चर के बेसिस पे पैथोलॉजिस्ट एक आइडिया या अपना डायग्नोसिस बना सकता है, एक आइडिया दे सकता है कि ये कैंसरस हो या नॉन कैंसरस हो, कैंसरस हो तो किस प्रकार का कैंसर हो। तो ये दो हमारे प्राय जांचें होती हैं। इसके अलावा किसी भी थायराइड परेशानी के साथ जो हमारे पास आते हैं मरीज़, उसमें हम ब्लड इन्वेस्टिगेशन या जो TSH होता है वो कराते ही कराते हैं। इनके बेसिस पे फिर हम किसी निष्कर्ष पे पहुंच पाते हैं कि इस घेंगा में कैंसर होने की संभावना प्रबल है कि नहीं है, या फिर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और इन सवालों के जवाब के लिए हम आगे और जांच करा सकते हैं। कुछ मरीज़ों में या कुछ प्रकार के जो कैंसर्स हैं बहुत रेयर हैं या हमें कभी डायग्नोसिस नहीं मिल रही हैं, तो कभी कभार थायराइड के गांठों से हमें बायोप्सी भी लेनी पड़ती है। इतनी जांच के बाद हमें मोर और लेस काफ़ी सर्टेनिटी तक पता चल जाता है कि हम घेंगा में कैंसर है या एक आम घेंगा है जिसमें कैंसर नहीं है। जो थायराइड कैंसर होता है इसका मूल इलाज या एक ही जो इफ़ेक्टिव इलाज होता है ये सर्जरी ही है। अगर कैंसर का किसी में कन्फर्मेशन है बेस्ड ऑन साइटोलॉजी या बायोप्सी, या हमें प्रबल संभावना है कि उसमें कैंसर हो, तो उसमें सर्जरी ही एकमात्र रास्ता है। अब सर्जरी में जो प्राइमरीली करना पड़ता है मरीज़ के लिए वो किस वैरायटी का कैंसर है उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे पुराने ज़माने में तो कोई भी थायराइड कैंसर अगर सर्जरी लायक है तो उसमें पूरा थायराइड निकाल दिया जाता था, लेकिन आजकल पैपिलरी थायराइड कैंसर के पेशेंट्स विशेषकर अगर उनमें लो रिस्क के पेशेंट्स हैं, बहुत छोटा सा गांठ है, तो उनमें कभी कभी हम आधा ग्रंथि ही निकाल दें तो भी पेशेंट के लिए सफिशिएंट होता है, जिसे हम हेमीथायरेक्टमी बोलते हैं। अगर यही पैपिलरी थायराइड कैंसर्स और देरी में मरीज़ आता है या गांठें दोनों तरफ हैं, बड़ी हैं, या साथ में गर्दन के दोनों तरफ भी कुछ लिम्फ नोड्स एनलार्ज्ड हैं, तो हम पूरा थायराइड निकालते हैं। साथ में जो गर्दन में लिम्फ नोड्स होते हैं जो बीच में नीचे भी होते हैं और साइड्स में भी होते हैं, उन्हें भी निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है। एनाप्लास्टिक थायराइड कैंसर्स जो कि बहुत तेज़ी से फैलने वाला रहता है, इसमें अगर मरीज़ समय पे पहुंच जा रहा है और कैंसर सिर्फ थायराइड ग्रंथि तक ही सीमित है, तो इसमें भी सर्जरी से इलाज हो सकता है। तो मूलतः देखा जाए तो थायराइड कैंसर का इलाज सर्जरी के द्वारा ही है, लेकिन जो पैपिलरी थायराइड कैंसर्स होते हैं या फॉलिकुलर थायराइड कैंसर्स होते हैं, इनमें सिर्फ सर्जरी से ही इलाज कंप्लीट नहीं होता है। सर्जरी के बाद इन पेशेंट्स को हम लोग न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग में भेजते हैं, जहाँ पे जो फिजिशियन रहते हैं वो लोग इनमें ज़रूरत के हिसाब से फिर रेडियो एक्टिव आयोडीन एक दवा होती है वो पिलाई जाती है। ये दोनों होने के बाद सर्जरी हो जाए और बाद में अगर ज़रूरत है तो रेडियो एक्टिव आयोडीन की दवा मिल जाए मरीज़ को, तो उनसे उनका इलाज कंप्लीट हो जाता है और उनमें क्योर का भी पूरा संभावना रहती है। मेडुलरी थायराइड कैंसर्स में जैसा कि मैंने बोला उसमें सर्जरी की ज़रूरत है, और देखा जाए तो सिर्फ सर्जरी ही एक इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। और सर्जरी के बाद अगर कुछ उसमें शेष रह रहा है या दोबारा हो रहा है तो उसमें फिर किसी प्रकार के कुछ कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स भी हम लोग, या आजकल और विकास के साथ न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग में कुछ थेरेपीज़ होती हैं वो दी जा सकती हैं। एनाप्लास्टिक थायराइड कैंसर्स में अगर सर्जरी नहीं संभव रहा
तो फिर उसमें हमें कीमोथेरेपी का ही सहारा लेना पड़ता है। जैसे कि मतलब किसी भी कैंसर में जब वो फैलता जाएगा तो अगल बगल के स्ट्रक्चर्स को भी इन्वॉल्व कर लेगा। चूँकि इसी गर्दन से हमारी सांस लेने की नली जा रही है, हमारे खाने की नली जा रही है, हमारे जो दिमाग को खून जा रहा है या हार्ट को खून लौट रहा है, ये सारे गर्दन के थ्रू होके जाते हैं। तो अगर ये समय के साथ इन्हें छोड़ दिया जाए तो धीरे धीरे मरीज़ को खाने की नली को इन्वॉल्व कर लेगा, तो निगलने में दिक्कत हो जाएगी। सांस की नली को जकड़ लेगा चारों तरफ से, तो फिर उसमें मरीज़ की सांस फूलने लगती है और वो चोक करने लगता है। अगर आवाज़ बोलने वाली जो नसें होती हैं जिनसे हमारी वोकल कॉर्ड्स मूव करती हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो मरीज़ की आवाज़ में बदलाव हो जाता है। साथ में अगर और एडवांस स्टेज में ये खून लौटने के रास्ते को हार्ट की तरफ रोक देते हैं, उसकी वजह से चेहरे में सूजन, ये दिक्कतें हो सकती हैं। और समय के साथ ये कैंसर गर्दन से निकल के शरीर के बाकी हिस्सों में भी फैल सकता है। हड्डियों में फैल सकता है तो हड्डी कमज़ोर हो जाती है, आसानी से टूट सकती हैं। फेफड़े में फैल सकता है तो वहाँ पे फिर सांस लेने में दिक्कत होगी। सर में या दिमाग में फैल जाता है तो फिर उसमें हमारी जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं वो आने लगेगी। यहाँ से निकल के कुछ कैंसर्स हमारे लिवर में भी जा सकते हैं, तो वहाँ पे भूख न लगना, या किसी भी कैंसर में जो होता है एडवांस स्टेज में भूख लगना कम हो जाता है, कमज़ोरी होने लगती है। ये सब दिक्कतें, अपनी परेशानियाँ आगे चल के आ सकती हैं। तो जैसा कि मैंने बोला, उचित इलाज और उचित समय पे इलाज करवाने से ये पूरी तरीके से ज़्यादातर लोगों में ठीक भी हो जाता है। तो इसका सही समय पे उचित इलाज आप ज़रूर करवा लें। इलाज करवाने के बाद आप रेगुलर फॉलोअप इसमें बहुत ज़रूरी है। तो समय समय पे आके दोबारा डॉक्टर से मिलना होता है और जो उचित निर्देश होते हैं डॉक्टर समय समय पे देते रहते हैं। दूसरा, मरीज़ों या जो पेशेंट्स हैं उनके मन में रहता है कि कैंसर का इलाज बहुत महंगा है। यहाँ पे भी मैं बोलना चाहूँगा कि ये इलाज ज़्यादातर सरकारी जो हॉस्पिटल्स हैं इनमें हर जगह एंडोक्रीन सर्जन्स या जो ऑन्को सर्जन्स और जनरल सर्जन्स होते हैं जो इसमें ट्रेंड होते हैं वो, और सरकारी हॉस्पिटल में इसका खर्चा बहुत कम या एक तरह से आप देखें तो ना के बराबर आता है। तो इसका इलाज सिर्फ फाइनेंशियल रीज़न की वजह से मरीज़ों को अपने आप को इलाज से दूर नहीं रखना चाहिए। और बहुत से मरीज़ जो डर रहता है कि ऑपरेशन के बाद हमारी आवाज़ चली जाएगी, ये बिल्कुल अनुचित है आज के समय में। उसका रिस्क ज़रूर रहता है लेकिन वो रिस्क 1% से भी कम है। तो कॉम्प्लिकेशंस ऐसे ऑपरेशंस के बाद बहुत ही कम रहते हैं या ना रहते हैं, और वो ऐसे रहते हैं कि जिनको हम अगर होते भी हैं किसी में अनलकली या जिस भी कारण से, मरीज़ को कुछ मॉडिफिकेशन से उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। एज अ डॉक्टर मैं यही देना सबको फिर से बोलना चाहूँगा कि थायराइड की परेशानियाँ चाहे वो मेडिकल हो या सर्जिकल हो, इससे डरना बिल्कुल नहीं है। कोई भी दिक्कत हो जो कि थायराइड के पैथोलॉजी या बीमारी की तरफ पॉइंट करता है तो तुरंत ही किसी थायराइड स्पेशलिस्ट, इसके अलग से मेडिकल स्पेशलिस्ट होते हैं, सर्जिकल स्पेशलिस्ट होते हैं जो कि हम एंडोक्राइन सर्जरी के नाम से भी जाने जाते हैं, एंडोक्राइन सर्जन के भी नाम से जानते जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंडोक्राइन सर्जन ही इस बीमारी का इलाज करते हैं, और भी जो इसमें ट्रेनिंग ले चुका है वो अच्छा इलाज करते हैं। उनसे ज़रूर एक बार कंसल्टेशन लें और समय पे कंसल्टेशन लें और उनके द्वारा बताए गए निर्देशों के पालन करने की कोशिश करें। इससे इसका आउटकम बहुत ही अच्छा रहता है।